नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 12 की पुस्तक अनिवार्य हिंदी आरोह भाग 2 का पाठ कविता के बहाने। और एक कविता और दोस्तों इसमें, जिसका नाम है बात सीधी थी पर, जिसे कुमार नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज जो है हम कविता के बहाने नामक जो कविता है कुमार नारायण की, इसकी संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं और साथ में इनका जो कवि परिचय व्यक्तित्व है कुमार नारायण का, उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कुमार नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं की यदि बात करें हम, तो चक्रव्यूह है जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, और इन दिनों से ये इनके दोस्तों काव्य संग्रह हैं। 5 आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, ये इनका दोस्तों कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये इनकी एक समीक्षा है नामक रचना है। मेरे साक्षात्कार एक सामान्य इनकी रचना है। उनको प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों, कौन कौन से देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इनको दिए जा चुके हैं। इनकी कुछ पंक्तियां दोस्तों देखिएगा आप। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। इसके बाद दोस्तों हम जो कविता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें यहाँ कुमार नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो कि इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता के अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेलने में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो या फिर भाषा की सीमा या फिर समय की ही क्यों न हो। दूसरी कविता है दोस्तों बात सीधी थी, जो कि कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इनका जो काव्य संग्रह दूसरा वाला, कोई दूसरा नहीं, इससे ली गई है। कविता के कथ्य में और माध्यम से उद्दंड उकरती हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस कविता में हर बात के लिए कुछ खास नियम होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा यानी चूड़ी होती है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब की भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों जो कविता है, इसकी कविता के बहाने, इसकी संपूर्ण व्याख्या है जो करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है एक कविता की तुलना
एक कविता की तुलना जो है वो चिड़िया के उड़ने से की है, दूसरे फूल के खिलने और उसकी सुगंध से की है, और तीसरे जो पद्यांश दोस्तों उसमें कविता की तुलना बच्चों के खेल से की गई है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला पद्यांश है, कविता के बहाने। इस कविता को देखिएगा आप। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि ने यहाँ पर जो है कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। कवि जो है कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता कवि के विचारों और भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से, कल्पना के पंखों के सहारे भरी गई उड़ान है। कविता कवि के विचारों और भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पना के सहारे अपने मनोभावों को कविताओं में प्रकट करता है, व्यक्त करता है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है। कवि की जो कल्पना है वो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, और अनंत होती, जिसका कोई अंत नहीं। उस पर किसी देश और काल का कोई बंधन नहीं होता है। उस पर किसी देश या काल का बंधन नहीं होता है। वह अपनी कल्पना के सहारे, मतलब कवि जो है वो अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण पृथ्वी पर ही नहीं, संपूर्ण धरती पर ही नहीं, बल्कि असीम आकाश में भी उड़ता रहता है। आगे देखिए, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती तो है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती तो है, परंतु उसकी एक उड़ान की एक सीमा होती है। उसकी उड़ान की, उड़ने की जो है एक सीमा होती है। वह बाहर भीतर इस घर उस घर, वह एक घर से दूसरे घर के बाहर और भीतर तक ही उड़ती है। जबकि कविता के पंख उड़ने के माने कवि जो है चिड़िया क्या जाने। जबकि कविता जब कल्पना के सारे पंखों से उड़ती है, जब कविता कल्पना के पंखों से उड़ती है या उसके सहारे उड़ती है, तो उसमें बाहर भीतर कोई सीमा नहीं होती है। उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती है। कविता की इस असीम विस्तार वाली उड़ान की तुलना कवि चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। कविता के इस असीम विस्तार वाली चिड़िया की तुलना जो है वो चिड़िया के उड़ान से नहीं की जा सकती। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे लाइन देखिएगा, दूसरी जो पद्यांश है इसका। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता जो है एक खेल है बच्चों के बहाने, इसको अपना बाद में पढ़ेंगे, पहले आप देखिएगा। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कवि आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता की तुलना फूलों के खिलने से नहीं की जा सकती। कविता की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध बाहर भीतर इस घर से उस घर तक ही रहती है, अर्थात उस सुगंध का एक निकटवर्ती या आसपास का क्षेत्र तक ही, आसपास के स्थान तक ही उसकी सुगंध फैल पाती है। जबकि कविता फूल की तरह खिलती तो है, लेकिन उसका जो सरस प्रभाव है
उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसके सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती है। कविता का रसात्मक आनंद समस्त संसार को सुख देता रहता है, सुख जो है आनंदित करता रहता है। कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख से देता रहता है, उसे आनंदित करता रहता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है, कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, परंतु कविता कभी भी मुरझाती नहीं है और ना ही उसका प्रभाव है ना वो कभी समाप्त होता है, बल्कि उसकी सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंदित करती रहती है, आनंद का अनुभव कराती रहती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद तीसरा अंतिम पद्यांश इस कविता का बहुत ही शानदार। देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो देखिए, कवि ने तीसरे पद्यांश में कविता की तुलना बच्चों के खेलने से की है। किससे की है? बच्चों के खेलने से की है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता एक खेल है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है, कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक खेलते हैं और वे अपने खेल के द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। ठीक उसी प्रकार कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि जो है अनेक भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है और उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं और पाठकों पर होता है। तो कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बनता है, कविता का जो प्रभाव है, जो आनंद है, वो किसी भी देश काल की सीमाओं में नहीं बनता है। एक सच्ची कविता सभी कालों में तथा सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती रहती है और दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविकता एकता की भावना प्रकट करती है, एकता की भावना लाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा का पूरा 3 पद्यांश है इसमें, इसकी व्याख्या आपने सुनी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।